चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। हिमालय की ऊंचाइयों पर खींची एक ऐसी रेखा जिसे दोनों देश अपने अपने नक्शों में अलग अलग तरह से देखते हैं। एक ऐसी सीमा जो सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है, बल्कि सुरक्षा का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है, विश्वास का सवाल है और शायद एशिया की भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती हुई वैश्विक शक्तियां, लेकिन इनके रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु है सीमा। साल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में पैदा हुआ तनाव, गलवान की हिंसक झड़प, भारी सैन्य तैनाती और कई वर्षों तक चला गतिरोध, इन सब ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति केवल सीमा तक सीमित मुद्दा नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर व्यापार पर पड़ता है, कूटनीति पर पड़ता है, राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है और पूरे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा बदल जाती है। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचौक सहित 2020 के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बीजिंग में हुई भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात का केंद्रीय बिंदु यही रहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के विकास का मुख्य आधार है। आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 25वें दौर की ये बातचीत सीमा विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस आधार तैयार कर पाई है या फिर ये प्रक्रिया केवल विश्वास की बहाली तक ही सीमित है। इस गंभीर और रणनीतिक मुद्दे पर गहन विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार सेवानिवृत्त और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल अशोक कुमार, आपके साथ शुरुआत करते हैं। देपसांग और डेमचौक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से पेट्रोलिंग और बफर जोन की व्यवस्था के संदर्भ में डोभाल और वांग यी की वार्ता को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हम केवल टैक्टिकल डिसएंगेजमेंट यानी रणनीतिक रूप से पीछे हटने की स्थिति में हैं, या स्ट्रैटेजिक डी एक्सेलेशन यानी सेनाओं की वापसी की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति हो रही है? क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से अगर आप इसका घटनाक्रम ध्यान से देखें तो अक्टूबर 24 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात के तहत एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दोनों कंट्रीज के लोगों को, डिसीजन मेकर्स को दिया गया कि हमें इस मुद्दे को सुलझाना है। और उसके बाद पिछले जो 24वें मीटिंग हुई थी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पहले जो अर्ली हार्वेस्ट वाले ऑप्शंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो मुद्दों पर जहाँ पर ज्यादा विवाद है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि सिक्किम का इलाका और हिमाचल प्रदेश का इलाका और उत्तराखंड इलाका, ये तीन जगह ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत और चीन के अप्रोच में। इतना ही नहीं, यहाँ पर जहाँ विवाद है भी उस पर भी भारत अपने क्लेम के मुताबिक उन जगहों पर उसकी मौजूदगी है, जबकि चाइना का सिर्फ क्लेम है। और केवल उत्तराखंड में बाराहोती का मामला ऐसा है जहाँ पर उसमें ग्रेजिंग के दौरान में अक्सर हर साल आता है और फिर उसके बाद में वापस चला जाता है। इसके पहले दोनों देशों ने अपने नक्शे भी एक्सचेंज किए थे। दोनों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर के मिडिल सेक्टर माना जाता है, उसके नक्शे एक्सचेंज हुए थे और दोनों ने अपनी पोजीशन डिलिनिएट की थी। तो वहां पर एकदम से क्लैरिटी है कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं और चाइना क्या क्लेम कर रहा है, और गैप बहुत थोड़ा है जो रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बातचीत में हम वहां तक पहुंच चुके हैं। उस बातचीत के बाद में बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं
और इस बार चूंकि 12-13 सितंबर को इंडिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि इस 25वीं मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा जिससे इस दिशा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन में कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई कल बीजिंग में, तो वहां पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो पहले लो हैंगिंग फ्रूट की बात हो रही थी उसको रिजॉल्व करने की, उसका भी जिक्र ना तो चाइनीज के स्टेटमेंट में आया ना भारतीय स्टेटमेंट में आया। मोटे तौर पे ये कहा गया कि 24वीं मुलाकात के बाद में दोनों देशों के बीच में प्रगति हुई है। यह चीज तो स्पष्ट नहीं है कि प्रगति किस किस फील्ड में हुई है, लेकिन पूरा टोन आप देखेंगे उस भाषा का, जो बातचीत के जो अंश बाहर सामने आए हैं, उससे लगा है कि दोनों देशों में एक आंतरिक इच्छा है कि इस मामले को स्ट्रेटजिक लेवल पर सुलझाया जाए। भारत ने ये चीज स्पष्ट मेंटेन किया है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं रहती है, ये चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो, या और भी कोई रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, उसमें रिलेशंस स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम्स में जब WMCC की मीट होगी, तो शायद इस दिशा में और प्रगति हो। मेरा मानना यह है कि दोनों देशों की तरफ इसको रिजॉल्व करने की इच्छा है, लेकिन दोनों की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, और इसलिए इसका रिजोल्यूशन होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो विश्व में मौजूदा परिस्थिति चल रही है, उसको देखते हुए मैं इस कदम को और जो स्टेटमेंट आए हैं उनको काफी पॉजिटिव तरीके से देखता हूं। हर्षी, अगर आपसे समझना चाहें और अपने श्रोताओं को थोड़ा बैकग्राउंडर बताएं तो 2020 में कन्फ्रंट्रेशन और गंभीर संकट रहा, 2024 में डिसएंगेजमेंट अरेंजमेंट्स की बात हुई, 2025 में डी एक्सकलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अर्ली हार्वेस्ट जैसे विचारों पर संस्थागत चर्चा हुई। इस वर्ष यानी 2026 में बाउंड्री डिलिमिटेशन, राजनीतिक समाधान की दिशा में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत। क्या यह कहना सही होगा कि भारत चीन संबंध अब क्राइसिस मैनेजमेंट, स्टेबलाइजेशन, पॉसिबल रिजोल्यूशन की 3 स्तरीय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, या जैसा कि अभी जनरल अशोक बता रहे थे कि रिजोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करना अभी जल्दीबाजी होगी? क्या कहेंगे आप? मुझे भी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन तो ही कुछ दूर दिख रहा है, रेजोल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जो क्राइसिस में ये संबंध थे और जो बॉर्डर इश्यूज जिस तरह से सेंटर स्टेज पर आ गए थे 2020 के बाद, उसके बाद ये सतत प्रयास मुझे लग रहा है भारत की तरफ से और चीन की तरफ से कि कैसे डी एस्केलेशन हो और उससे ज्यादा एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दोनों साइड्स में बने। क्योंकि संबंध जो भारत ने एक अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बाउंड्री में LAC में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, तब तक ये मानना कि भारत और चीन के संबंध एक नॉर्मल दो देशों के जैसे संबंध होते हैं उस तरह से हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया था 2020 के बाद, और लगातार इस बात पर भारत अड़ा रहा कि जब तक हम बॉर्डर पर एक नॉर्मल सी नहीं देखेंगे, तब तक जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है ये नॉर्मल नहीं होगी। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए स्टेबलाइजेशन बॉर्डर पर हो गया है, उसको देखते हुए एक कॉन्फिडेंस दोनों देशों से निकल कर आ रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं और टॉप लीडरशिप दोनों देशों की ये चाहती है कि जो मुद्दे हैं, खासकर बॉर्डर का जो मुद्दा है, उसको पॉजिटिवली डील किया जाए। लेकिन रेजोल्यूशन अभी भी काफी दूर नजर आता है, क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए कुछ जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो होने पड़ेंगे। एक तो दोनों देशों को स्ट्रेटेजिकली वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजिकली कंपैटिबल होने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम चीन की विदेश नीति को इस समय समझें, जैसा दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है और अमेरिका जिस तरह से अपने पार्टनर्स और एलाइज के साथ डील कर रहा है, उसको देखते हुए कहीं पर चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर खड़ा नजर आएगा तो उसके संबंध अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर हो पाएंगे। तो चीन ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो उस तरह का एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो कुछ सालों पहले नजर आता था, एटलीस्ट पॉलिसी वाइज। तो उसको देखते हुए वो ये चाहेगा कि भारत भी कुछ कदम बढ़ाए और भारत और चीन के बीच में कुछ सामंजस्य बने जो एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में ला पाए। अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या ये चीन की
स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है या एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखते हुए, और उस टैक्टिकल एडजस्टमेंट पर भारत कितना विश्वास कर सकता है। क्योंकि भारत के साथ और भारत चीन संबंधों में एक बात जो लगातार होती रही है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल मिसिंग रहा है। भारत क्यों और किन मुद्दों को लेकर चीन के ऊपर ट्रस्ट करे, ये बहुत बड़ा विषय है भारत चीन संबंधों में। और अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जहां पर भारत की तरफ से ये 100% कहा जा सके कि हम चीन को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का 25th राउंड हुआ है टॉक्स का, ये उसी दिशा में संकेत दे रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। और इसी बात को कमेंट भी किया दोनों इंटरलॉक्यूटर्स ने, वांगी ने और अजीत डोवल ने। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस बात के लिए एक दूसरे की तारीफ और प्रशंसा की कि दोनों देश कमिटेड हैं इस समय कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। यहां तक तो हम पहुंच गए हैं और ये मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीपल टू पीपल टाइज के पर्सपेक्टिव से। लेकिन क्या ये हमको एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, मुझे लगता है ये कहना भी जल्दबाजी। जी हाँ, बिल्कुल जल्दीबाजी होगा ये कहना। मेजर जनरल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ी बात सीमा प्रबंधन की करें तो एलएसी की अस्पष्टता और विभिन्न अवधारणाओं के कारण अक्सर लोकल फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं। इस बातचीत में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जो सहमति बनी है, क्या वो 1993, 1996 और 2013 के द्विपक्षीय समझौतों के ढांचे को पुनर्जीवित कर पाएगी, या आपको लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता है? हमारे पास में 1993, 1996, 2005 और 2013 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड हुए थे, उन्होंने बहुत हद तक दोनों तरफ की सेनाओं को ग्राउंड पर भी आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से बहुत हद तक रोका है। 2020 के गलवान क्लैश में हालांकि ये बहुत दुखद घटना हुई है, बावजूद इसके दोनों तरफ से किसी ने भी आर्म्स का, शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। हम लोगों ने तो राइट कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया था। चीन ने उनका इस्तेमाल किया, पहले से तैयार हुए लेजर्स का इस्तेमाल किया और इस तरह से हमको वहां पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मोटे तौर पर जहां पर भी चाइनीज ट्रांसग्रेशन होता है या दोनों तरफ के पेट्रोलों में क्लैश होता है, मोटे तौर पर वो चीज ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है, धक्का मुक्की होती है, पुश होता है। बट फायरिंग के जैसे केसेस जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दें, वो अभी तक सीमित रहा है। लेकिन गलवान वाला जो क्लैश था, उसने इन आत्मविश्वास के पॉइंट्स पर एक नया मेजरमेंट लाने की कोशिश की है। और हमको जरूरत है कि हम अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो बॉर्डर पे क्लैश होते हैं उनको हैंडल करने के तरीकों में और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे क्लैश होते हैं, अगर वहां पर कोई भी लोकल कमांडर बहुत मैच्योर्ड नहीं है और अपने देश द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स को फुल्ली ऑनर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को नहीं मानता है और इनएडवर्टेंटली या थोड़े से उग्रवादिता की वजह से गोली चल जाती है, तो जाहिर है दूसरा पक्ष भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा और वह मामला काफी तूल पकड़ सकता है। कभी कभी वो मामला टैक्टिकल लेवल से बढ़ करके स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट के लेवल तक जा सकता है। तो इसलिए अब जरूरत है कि हम इस चीज पर और संजीदगी से काम करें और उस संजीदगी को ग्राउंड पर उतारने का मेरी समझ से सबसे बढ़िया मॉडल ये है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करें। बॉर्डर का जो रिजोल्यूशन है वो तो लॉन्ग टर्म इशू है, उसके अपने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं। बट मेरा मानना यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर दोनों देशों में पॉलिटिकल विल हो तो उसको डिलिनिएट करना और ग्राउंड में आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं। लेकिन मुझे लगता है मौजूदा समय में दोनों देश के सबसे पावरफुल लीडर्स हिस्ट्री में एक साथ हैं। शी जिनपिंग का चाइना में कंट्रोल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया में लोकप्रियता और जो पॉलिटिकल पावर है, अगर दोनों में एक पॉलिटिकल विल हो तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करके, डिमार्केट करके आगे बढ़ना कोई असंभव सी चीज नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है। कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे दोनों देशों में, वो विश्वास की कमी है और इसका जीता जागता उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, उसमें चीन का कोई लेना देना नहीं था।
बावजूद इसके चीन ने पूरा सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करना, सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, वहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टैब्लिश करना, हर तरह की मदद पाकिस्तान को की। और इस समय ये माना जा सकता है कि जो वेपन सिस्टम चीन में है वो पाकिस्तान को भी अवेलेबल होंगे, सबमरीन्स मिल रहे हैं, ढेर सारी चीजें हो रही हैं। और ऐसे में भारत का चीन के इंटेंशन पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दोनों देश डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्दे पर पॉजिटिव सिग्नलिंग हो सकती है, पोस्टरिंग हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकी बदलाव होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक छोटी सी मुझे आशा इसलिए दिखती है जी। कि इस समय जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, जो ग्रुपिंग्स बन रही हैं डिफरेंट कंट्रीज की रीजनल सिक्योरिटी में, जो यूएस का अप्रोच चल रहा है, और कभी कभी तो ब्रिक्स को नाटो के अगेंस्ट एक बुलवर्क भी माना जा रहा है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया का एक साथ आना उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। तो अगर एक इंटरनेशनल कंपल्शन हुआ और इस कंपल्शन को रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के अपेक्स लीडर्स ने, यानी प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समझा, आपसी विश्वास को बढ़ाया और एकजुट हुए, जो उसका स्पाइरल बेनिफिट होगा वो आपसी संबंधों में भी होगा, वो रिश्ते को रिजॉल्व करेगा। इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए रिश्ते, इंडिया पाकिस्तान के बीच के डायलॉग को भी बेहतर कर सकते हैं। रशिया, चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप में अगर बेहतरी हुई तो उससे भी इंडिया चाइना के रिश्ते को फर्दर इम्पेटस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में विश्वास की जो कमी है उस पर काम करना जरूरी है। साथ ही साथ एलएसी को डिलिनेट करना, उस पर काम होना चाहिए। बॉर्डर रेजोल्यूशन वो तो थोड़ा सा बाद में ही रखना पड़ेगा। प्रोफेसर पंत, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं तब तक अन्य द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसके विपरीत चीन व्यापार और कूटनीति को सीमा विवाद से अलग रखने की बात करता है। 25वें दौर की इस बातचीत के बाद आपको क्या लगता है कि भारत अपनी इस लिंकेज नीति पर अडिग रहने में सफल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने ये तो कन्विंस चीन को कर दिया है कि जो संबंध है भारत चीन के, इनको टुकड़ों में नहीं देख सकते, इनको अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो मुझे लगता है उसी का मतलब एक तरह से इस बात पर अग्री करने लगा है कि दोनों साइड्स को पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए और बाउंड्री का, और वो ही दूरगामी इंटरेस्ट हैं दोनों साइड्स के, वो पूरे कर सकता है। हमने ये भी सुना भारतीय एनएसए को डोवल साहब को ये कहते हुए कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत और चीन दोनों पार्टनर्स हैं, और जो एक प्रिडिक्टेबल फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप है, ये महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। और जिसका जिक्र भी हुआ कि दुनिया बदल रही है, और उस बदलती हुई दुनिया में भारत और चीन अगर साथ काम करेंगे तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है, और फेवरेबली जो बदल सकता है, क्योंकि दोनों का इंटेंट काफी हद तक ग्लोबली अगर हम देखें उसमें मिलता है कि हम दोनों देश ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, दोनों देश रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के कमिटमेंट को देखें, और खासकर 2005 का जो अग्रीमेंट था पॉलिटिकल पैरामीटर्स का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि एक फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सोल्यूशन बनता, इसकी बात दोनों ने करी है। तो कहीं पर भारत अपनी इस बात से चीन को कन्विंस करने में सफल रहा है। पुराना जो ढल रहा है वो नहीं चल सकता कि हम बाउंड्री इशू है उस पर प्रोग्रेस ना दिखाएं, और दूसरी तरफ हम ट्रेड की और पीपल टू पीपल टाइज की और कल्चरल टाइज की, पॉलिटिकल सिमेट्री की बात करें। तो मुझे लगता है वहां पर जरूर ये प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वो प्रोग्रेस अभी भी आधी है, क्योंकि रिटोरिकली दोनों देश एक साथ भले ही हों, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो प्रपोजल्स हैं वो अभी भी अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए बॉर्डर मैनेजमेंट की बात, इसीलिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की बात बढ़ चढ़कर इस बार हुई, क्योंकि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट इंप्रूव होता है तो उससे परसेप्शन भी इंप्रूव होता है कि दोनों देश कमिटेड हैं लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर बॉर्डर मैनेजमेंट वीक होता है, अगर वहां पर तनातनी बॉर्डर एरियाज पर चलती रहे और वो मीडिया कवर करता रहे, बार बार ये बताता रहे लोगों को कि कैसे सेनाएं हमारी आमने सामने खड़ी हैं, वो एक दूसरे के सामने लगातार आ रही हैं, तो उससे वो जो ऑलरेडी लो ट्रस्ट फैक्टर है, ऑलरेडी लो विश्वास है, वो और कम होता है।
तो मुझे लगता है इस बात को एड्रेस करने की इस राउंड ने जरूर कोशिश करी और एक बैलेंस आउटकम निकल कर आया। अब ये बैलेंस्ड आउटकम क्या हमको एक सीरियस नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर आगे ले जाने की क्षमता दोनों देश रखते हैं, ये मुझे लगता है आने वाला समय। मेजर जनरल अशोक जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारी पर थोड़ी बातचीत अगर की जाए तो चीन द्वारा एलएसी के पार थिएटर कमांड स्तर पर बुनियादी ढांचे, जिनमें एयरलिफ्ट्स है, हेलीपैड्स है और कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने जवाब नहीं दिया, भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी सीमाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया है। लेकिन एक रक्षा विश्लेषक के रूप में आपके अनुसार क्या सीमा पर यह ढांचागत संतुलन भारत को कूटनीतिक मेज पर अधिक बार्गेनिंग पावर यानी सौदा करने की शक्ति प्रदान कर रहा है? क्या लग रहा है आपको? इसको अगर आप देखेंगे तो एक दोनों तरफ के टेरेन को देखना आपको बहुत आवश्यक है। जो चीन की तरफ का टेरेन है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, और जबकि हमारे यहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए हम ऊपर चढ़ाई करते करते जाते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि गलवान क्लैश के बाद में, या जब अक्टूबर 24 के बाद में फ्रिक्शन पॉइंट से डिसंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ था, तो फोर्सेस को पीछे ले जाने वाली सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि जो चीन है उसका आर्गुमेंट था सेनाएं पीछे जाएं इक्वल डिस्टेंस में। जबकि अगर मान लो 20 किलोमीटर चीन की सेनाएं पीछे जाती हैं और 20 किलोमीटर हमारी पीछे जाते हैं, तो उसको 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे और हमको 2 दिन लग सकते हैं। और भारत का मानना यह था कि दोनों सेनाओं का विड्रॉल हो वो इक्वल रिस्पांस टाइम के बेसिस पे हो, क्योंकि दोनों तरफ के टेरेन डिफरेंट है। तो एक तो वो रियलिटी होना जरूरी है। दूसरे क्या है कि चीन ने 2015 में थिएटर कमांड बनाया था, जो उसका वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कंप्लीट चाइना बॉर्डर जो इंडिया को देखता है उसमें बनाया गया है। इसमें कुछ एक खामियां भी हैं, बट बावजूद इसके उसके ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल कमांडर के तहत सेंटर्ड हैं। हमारे पास उस समय एक समय ऐसा था कि जिसमें हमारा जो चाइना का बॉर्डर है उसमें नदन कमांड भी शामिल था, वेस्टर्न कमांड भी शामिल था, सेंट्रल कमांड भी शामिल था, ईस्टर्न कमांड भी शामिल था। और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट हुए जिससे थोड़ा सा वेस्टर्न कमांड को, जो हिमाचल प्रदेश का इलाका था वहां से करके उसको सेंट्रल कमांड के अंदर लाया गया। बट अभी भी 3 कमांड्स में वो बाइफरकेटेड है। उसके अलावा उसमें एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एयरफोर्स एंड उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन अब जो थिएटर कमांड की बात इंडिया में चल रही है, वहां पे कंप्लीट नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एक सिंगल थिएटर होगा, तो वो भी फोर्सेस को ऑप्टिमाइज करेगा हमारे रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए। दूसरा है कि हमने 2014 के बाद में पिछले 12 सालों में बॉर्डर्स में अभूतपूर्व सुधार किया है। अगर आप वहां पे जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी इलाके में आ रहे हैं जहां पर उसकी स्थिति 2013-14 में हुआ करती थी। चाहे वो अरुणाचल का इलाका हो, चाहे लद्दाख का इलाका हो, टनल्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, रोड्स चौड़े हो गए हैं, लिटरल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एयरफील्ड्स आ गई एकदम फॉरवर्ड एरियाज में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का भी बहुत जोर है। लेकिन यह है कि चूंकि हमने शुरुआत थोड़ी लेट की थी, और इसलिए अभी हमको अपना फुल पोटेंशियल पाने के लिए और भी मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। जोजिला का में सुरंग बन रही है, अभी जल्दी ही ऐसा होगा कि हमारा बॉर्डर का एरिया जो है और बॉर्डर के लोग जो हैं वो सब लैंड रूट से कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई मौसम के मोहताज नहीं होंगे, और फोर्सेस को भी इस बेहतर कनेक्टिविटी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। हमारा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है फोर्सेस का, जैसे एयरफोर्स की लिफ्ट कैपेबिलिटी है, हम ओन एयरक्राफ्ट C-295 बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर लॉन्गर डिस्टेंस में भी फोर्सेस को शिफ्ट करना पड़ा तो वो सब भी संभव हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था जिसमें चीन को एडवांटेज मिला था, उसको गैप को खत्म करने के लिए इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको याद होगा, अगर आप वर्बैटिम पढ़ें, 2005 का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें यह भी कहा गया था दोनों देशों के बीच में कि किसी फ्यूचर बॉर्डर सेटलमेंट में वहां की जो सेटल्ड पॉपुलेशन है हम उसका ध्यान जरूर रखेंगे। और इसलिए भारत के बहुत जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेजेस के माध्यम से अपने फॉरवर्ड एरियाज में, क्लेम एरियाज में लोगों को बसाए। लेकिन लोग तभी बस सकते हैं जब वहाँ बुनियादी ढांचा, एजुकेशन की फैसिलिटीज, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज और वहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो।
और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेना को, सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, उसको और भी ज्यादा तीव्र दिशा देने की आवश्यकता है। प्रोफेसर पंत, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की वर्तमान आर्थिक चुनौतियां, अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मजबूत स्थिति, इन वैश्विक कारकों ने क्या बीजिंग को भारत के साथ वार्ता के लिए आने पर प्रेरित किया है? और साथ ही साथ क्या ये चीन का एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म रणनीतिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम? क्या लगता है? जो आपका दूसरा सवाल है कि ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है, मुझे लगता है इसका जवाब तो कुछ समय बाद ही मिल सकता है हमको, जब हमको ये समझ में आए कि ये एक क्लियर पता चले कि चीन क्या जो उसने पॉलिसी अप्रोच अभी लिया है क्या इस पर वो अडिग रहेगा। क्योंकि चीन में हमने देखा है बहुत चेंजेस, बदलाव आते हैं और चीन की पॉलिसीज में बदलाव आते हैं, और वो बदलाव ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो जो, जैसा भारत ने कहा है कि जो अग्रीड होता है उसको वो ओवरटर्न कर देते हैं। और इसीलिए जब जो गलवान इतना बड़ा शॉक हुआ वो इसलिए हुआ कि ये तो एक अग्रीड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर, जो अग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में था, उसको ओवरटर्न करके वहां पर जो गलवान वाला एपिसोड हुआ तो उससे ट्रस्ट में बहुत बड़ी कमी आई। अब देखना पड़ेगा लगातार आगे आने वाले समय में कि किस तरह से चीन बिहेव करता है, क्या चीन अपनी पॉलिसीज पर अडिग रहता है, क्या चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ाने में कुछ गुड फेथ नेगोशिएट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका जिक्र पहले भी हो चुका है। देखिए, समस्याएं और भी हैं चीन के भारत संबंधों में, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय में हुआ, और चीन और पाकिस्तान के संबंध जिस तरह के हैं, चीन जिस तरह से इंडियन ओशन में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपनी कोई रणनीतिक जो उसकी समझ है भारत के बारे में, भारत के बढ़ते हुए, जिसका आपने जिक्र किया, भारत का प्रभुत्व है, प्रभाव है दुनिया में, वो बढ़ रहा है। और चीन के लिए बिल्कुल एक परेशानी का सबब होगा कि चीन जो अपना प्रभुत्व चाहता है इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में, उसमें भारत जैसा देश अगर उसको चैलेंज करता है तो चीन साम दाम दंडभेद सब कुछ करके उसको कोशिश करेगा कि भारत एक सेकंड टियर पावर के तौर पर ही खड़ा रहे। तो मुझे लगता है इसीलिए ये बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चीन दूरगामी पॉलिसी अप्रोच भारत के लिए ले रहा है, और वो अपने संबंधों को इस कदर ठीक करना चाहता है भारत के साथ कि बॉर्डर इशू जो भारत चीन संबंधों के कोर में है उस पर वो उसको टारगेट करके उसको सॉल्व करे। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव आ रहे हैं दुनिया भर में वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। चीन के अंदर भी समस्याएं हैं, चीन बाहर से भी थोड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से टारगेट कर रहा है। और मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन को भी लगता होगा कि एक अच्छा मौका है कि भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार कर ट्रस्ट डेफिसिट जो है भारत के साथ उसको कम किया जा सकता है। लेकिन क्या ये हो पाएगा चीन से, और क्या भारत चीन को इस नजरिए से और अपना नजरिया भारत बदल पाएगा पूरी तरह से, ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाली जियोपॉलिटिक्स। श्रोताओं, शांति और समाधान में अंतर होता है। शांति का अर्थ है टकराव न होना, स्थिरता का अर्थ है टकराव की संभावना को कम करना, लेकिन समाधान का अर्थ होता है उस मूल समस्या को समाप्त करना जिससे टकराव बार बार जन्म ले सकता है। भारत और चीन के सामने आज शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वे सीमा विवाद को केवल मैनेज करेंगे, क्या वे इतिहास के इस लंबे अध्याय को धीरे धीरे समाधान की दिशा में लेकर आगे बढ़ाएंगे। इसका जवाब केवल बीजिंग या नई दिल्ली की एक बैठक में नहीं मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा सीमा पर ग्राउंड रियलिटी से, सैन्य तैनाती के फैसलों से, कूटनीतिक निरंतरता से और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति से। क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच शांति केवल द्विपक्षीय हित नहीं है, ये एशिया की स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक सकारात्मक समाधान देखने को मिलेगा। मेजर जनरल अशोक कुमार जी और प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी, चर्चा का विषय है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है।